यस, हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? और आज से जो है फाइनली एसएससी सीजीएल 2024 का ये जो ब्रह्मास्त्र बैच है, ये इसका क्लास जो है वो स्टार्ट हो गया है। ओके, तो जल्दी से आप सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक गया होगा एकदम राइट टाइम पे, जो है क्लास स्टार्ट हुआ है। सभी लोग जो है ज्वाइन कर लीजिए और इसी उम्मीद के साथ ये बैच लॉन्च किए हैं एसएससी सीजीएल 2024 का, ताकि आप लोगों का एग्जाम से पहले जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, सिलेक्टेड टॉपिक्स है, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसका आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। ओके, तो आप सब लोग जानते हैं कि जो हमारा पहला टॉपिक है वो है सेंसस 2011। ओके, और यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट हो गए हैं। विकास कुमार, सिमरन, सौरभ, अथर्व, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लाइव क्लास ज्वाइन कर लिए हैं। तो देखिए, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है, क्योंकि ज्यादा तो हम लोगों को, मतलब ज्यादा तो टाइम हम लोगों के पास है नहीं। आपको मालूम है कि सितंबर अक्टूबर जो है वो एक्सपेक्टेड मंथ है, और हमारे पास मोटा मोटी जो है 70 पेज है, उसी में हम लोगों को पढ़ाई करना है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से और सीरियस होके जो है आपको बस तैयारी करना है, और मेरा कोशिश ये रहेगा जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसका जितना भी इम्पोर्टेंट कंटेंट हो सकता है वो आप तक पहुंचाना, और उसके बाद जो है टेस्ट भी आप लोगों को प्रोवाइड करना टेस्ट पोर्टल पे। समझ रहे हैं बात को? यस। और आज जो हमारा क्लास का फर्स्ट डे है और आज जो हमारा टॉपिक है सेंसस, आज से पहले आपने इस तरीके का कॉन्सेप्ट, जो कंटेंट है वो आपने नहीं पढ़ा होगा। आज आपको पूरा, मतलब सेंसस से एक्स वाई जेड जो भी चीज होता है सेंसस में, वो सब चीज आपको आज इस क्लास में पढ़ने को मिलेगा। और बहुत ही लंबा ये क्लास होने वाला है, क्योंकि पहले तो हम लोग थ्योरी करेंगे और उसके लास्ट में जो है हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो पहले थ्योरी होने वाला है और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहेगा। तो पहले तो हम आपको सारा इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं, और उसी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहेगा। पिछले 5 साल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी रहेगा। ओके, और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स का डाउट है कि सर मैं रिकॉर्डेड बाद में देख सकता हूं। बिल्कुल, आप रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं। देखिए, 4 बजे से जो है वो लाइव क्लास होगा। ओके, और उसके 2-3 घंटे के बाद, ये भी ध्यान रखेंगे आप, 2-3 घंटे के बाद, 2-3 आवर्स के बाद जो है इस लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा। और कैसे अवेलेबल होगा वो भी आपको हम बता देते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर जैसे जाएंगे, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं लाइव क्लासेस, तो लाइव क्लास पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जैसे अभी आज पहला क्लास हो रहा है, इसलिए यहाँ लिख रहा है कि यू डोंट हैव एनी लाइव रिकॉर्डिंग येट। लेकिन इस क्लास होने के बाद 2-3 घंटे के बाद आपको सब रिकॉर्डेड वीडियो दिखेगा, और कंटेंट सेक्शन में जाकर आपको ये सारा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं? यस, इस तरीके से होने वाला है। सर, स्क्रीन पर नेम और नंबर दोनों शो हो रहा है, उसे बंद कर देखो। स्क्रीन पे आज पहला क्लास है, इसीलिए कुछ कुछ आप लोगों को डाउट होगा, तो वो सब भी क्लियर करना जरूरी है। वो स्क्रीन पर आपको शो होगा। ओके, वो थोड़ा सा प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए वो चीज रहता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें हम लोग क्लास को। अगर आप लोगों का परमिशन हो तो हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है हमारा नंबर 1, वो है सेंसस। तो चलिए सेंसस को हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ओके, यस। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जब क्लास स्टार्ट हो जाए उस वक्त आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। मतलब कि आप लोग जो जो भी आपके मन में डाउट होगा वो सब चीज आप जो है थोड़ा सा बीच में रोकेंगे, लास्ट में आप जो है उसको पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक क्लास खत्म होगा तब तक आपका जितना भी डाउट है वो सब चीज आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। टॉपिक 1, सेंसस 2011। और बहुत ही अच्छे तरीके से कलरफुल आपके लिए कंटेंट तैयार किया गया है, ताकि आपको किसी तरीके का दिक्कत नहीं हो और पढ़ने में भी आपको मजा आए। तो आप सब लोग जानते हैं
सेंसस का हिंदी मतलब होता है जनगणना। और पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना करने वाला जो देश था वो स्वीडन था। ओके, 1749 में ये हुआ था पहली बार। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आपको एकदम दिमाग में बैठाते हुए चलना है कि वो कौन सा ऐसा पहला देश था जो पहली बार जनगणना किया था। तो वो स्वीडन था, जो कि 1749 में उसने किया था। ओके, उसके बाद 1790 में जो है दशकीय जनगणना की शुरुआत किस देश ने किया? तो वो अमेरिका ने किया था। दशकीय जनगणना का मतलब हो गया 10 इयर्स पे। ओके, तो डेसिनियल सेंसस जो है वो कब स्टार्ट हुआ? 1790 में स्टार्ट हुआ। और किस देश ने किया? वो किया अमेरिका ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, फर्स्ट नोन सेंसस फॉर सिटीजन वाज डन इन 1880 1830 बाय हेनरी वॉल्टर इन ढाका। ओके, तो नागरिकों के लिए पहली ज्ञात जनगणना जो है वो किसने किया? तो हेनरी वॉल्टर ने किया 1830 में। और कहाँ किया? ढाका में किया। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हेनरी वॉल्टर को क्या कहा जाता है? भारतीय जनगणना का जनक कहा जाता है। तो 1830 ये डेट आप याद रखेंगे कि पहली बार जो है जो ज्ञात जनगणना है वो 1830 में हुआ था। और वो एक सिटी में हुआ था और उसका नाम था ढाका। ठीक है, और ये 1830 में हुआ था और हेनरी वॉल्टर के द्वारा किया गया था। इसीलिए हेनरी वॉल्टर को क्या कहा जाता है? भारतीय जनगणना का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था। उसके बाद 1872 में जो है वो सेंसस स्टार्ट हुआ। किस वाइस रॉय के अंडर? तो मेयो के अंडर स्टार्ट हुआ था। तो भारत की जो पहली जनगणना थी वो 1872 में ब्रिटिश वाइस रॉय मेयो के अधीन आयोजित की गई थी। तो ये जो सेंसस था एक्चुअली में ये स्टार्ट हुआ था, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको नहीं कराया गया था। कुछ सिटी में कुछ जगहों पे जो है ये सेंसस को कराया गया, लेकिन एक प्रॉपर ढंग से नहीं कराया गया था। तो बस इसीलिए 1872 में ये स्टार्ट हुआ था, है ना, मेयो के अधीन फर्स्ट सेंसस। ये आपको ध्यान रखना है। क्लास को पीडीएफ में भी अवेलेबल करवा दीजिएगा। बिल्कुल अवेलेबल होगा। पहले तो आप क्लास पे फोकस करें। यहां तक सबको समझ में आ गया? बहुत ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो लाइन सब लिखा हुआ है, तो आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। इसीलिए लास्ट में जो है जब एमसीक्यू करेंगे तो वहां पर आपसे यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा वो पहला देश है जिसने जनगणना किया आधुनिक विश्व में? तो वो स्वीडन किया था। जो दशकीय जनगणना था उसका शुरुआत किस देश ने किया? अमेरिका ने किया। किसको जो है भारतीय जनगणना जो है का जनक कहा जाता है? तो वो हेनरी वॉल्टर को कहा जाता है। और भारत की जो पहली जनगणना थी वो किस ब्रिटिश वाइसरॉय के अधीन आयोजित की गई थी? तो 1872 में की गई थी। उसके बाद देखिए, जो ये सेंसस तो स्टार्ट हो गया 1872 में स्टार्ट हो गया सेंसस, लेकिन प्रॉपर ढंग से नहीं हुआ। लेकिन जो प्रॉपर ढंग से हुआ, जो कंप्लीट जो सेंसस हुआ वो हुआ 17 फरवरी 1981 में। ये ध्यान रखने वाली बात है। जो कंप्लीट जो सेंसस हुआ वो कब हुआ? 17 फरवरी 1881 में हुआ। और ये किसके अधीन शुरुआत किया गया? तो रिपन के अधीन शुरुआत किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत की जो पहली पूर्ण जनगणना थी, है ना, वो 17 फरवरी 1881 में ब्रिटिश वाइसरॉय रिपन के अधीन आयोजित की गई थी। नेक्स्ट देखिए, W.C. Plowden was the first census commissioner during the first complete census। जो 1881 का जो complete census हुआ था उस वक्त सेंसस कमिश्नर कौन थे? तो इनका नाम आपको याद रखना है, W.C. Plowden। ओके, W.C. Plowden कौन थे? तो ये जनगणना आयुक्त थे, वो भी पहली पूर्ण जनगणना के दौरान। सेंसस आप लोग जानते हैं कि हर 10 साल पे आयोजित किया जाता है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जनगणना जो है वो प्रत्येक 10 वर्ष पर आयोजित की जाती है। ओके, और ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर है
कि किस मंत्रालय के अधीन ये होता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो देखिए स्वतंत्रता के बाद जो है इसका संचालन भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त द्वारा किया जाता है। तो जो ये दोनों सेमी है, रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त, ये सेमी होते हैं, नाम दिया गया उनको। तो ये इंपॉर्टेंट है, किस अंडर किस मिनिस्ट्री आता है, होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। और कौन कंडक्ट करवाता है, तो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है ये आयोजित कराता है। ओके, यहां तक सबको क्लियर है। उसके बाद देखिए 1951 के बाद सभी जनगणनाएं भारत की जनगणना अधिनियम 1948 के तहत आयोजित की जाती है। तो किस एक्ट के तहत होता है, तो सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948 के तहत होता है। जितने भी सेंसस हुए हैं 1951 से, वो सब सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948 के तहत में हुआ है। और स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना थी वो 1951 में हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है, और यही सब पॉइंट जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां तक आपने क्या क्या समझा, यहां आपने ये समझा कि जो फर्स्ट सेंसस था वो स्टार्ट हुआ था 1872 में, लेकिन जो कंप्लीट सेंसस हुआ था, पूरी तरीके से जो सेंसस कराया गया था, वो 1881 में हुआ था, और उस वक्त वाइसरॉय रिपन थे। ठीक है, कौन थे सेंसस कमिश्नर, तो सेंसस कमिश्नर का नाम था डब्ल्यूसी प्लॉडेन, नाम था इनका। हर 10 साल पर किया जाता है सेंसस। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत होता है, ये कंडक्ट कराता है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। और 1951 के बाद जितने भी सेंसस हुए वो सब सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948 के तहत आयोजित की गई। और जो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी वो 1951 में हुई थी। समझ गए, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट 1951 के जनगणना आयुक्त कौन थे, वो थे आर ए गोपाल स्वामी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 1881 के टाइम पर आप यहां देख सकते हैं कि जो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हुआ था उस टाइम पर सेंसस कमिश्नर कौन थे, डब्ल्यू सी प्लॉडेन थे। लेकिन जो स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना जो कि 1951 में हुई थी, उस वक्त सेंसस कमिश्नर कौन थे, तो उस वक्त सेंसस कमिश्नर का नाम था आर ए गोपाल स्वामी। ओके, यस, 2011 की जनगणना 1872 से देश की 15वीं और आजादी के बाद 7वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो 2011 का जो सेंसस था वो 15th नेशनल सेंसस था। ठीक है, 1872 से जब से स्टार्ट हुआ, और 7th था आफ्टर इंडिपेंडेंस। 1951 सेंसस ऑफ इंडिया जो है ये 9th सेंसस था। भारत की 1951 की जो जनगणना थी वो 9वीं सेंसस थी। ओके, 2011 का जो सेंसस था ये 15th सेंसस था, और 1951 का जो सेंसस था वो 9th सेंसस था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए ये 1951 का सेंसस के बारे में दिया हुआ है। तो देखिए 1951 का जो सेंसस हुआ था उस टाइम पे टोटल पॉपुलेशन कितना था देश का, तो देखिए देश का पॉपुलेशन था 36 करोड़ के अराउंड था। 1951 के सेंसस की बात कर रहे हैं, उस वक्त देश का जो पॉपुलेशन था, टोटल पॉपुलेशन, वो 36 करोड़ था। और सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलस जो राज्य था वो था उत्तर प्रदेश। ओके, और जो लीस्ट पॉपुलस स्टेट था वो था सिक्किम। ये इंपॉर्टेंट है, समझ रहे बात को, कि 1951 का जो सेंसस था उस वक्त टोटल जो पॉपुलेशन थी वो 36 करोड़ के आसपास थी। जो सबसे ज्यादा पॉपुलस स्टेट था वो उत्तर प्रदेश था, और लीस्ट पॉपुलस रीजन जो था वो सिक्किम था। 2011 का जो सेंसस था वो 15th इंडियन सेंसस है। 2011 की जनगणना जो थी वो 15वीं भारतीय जनगणना थी। 2011 का जो जनगणना हुआ था ना, वो 2 चरणों में आयोजित किया गया था। एक हाउस लिस्टिंग के तहत किया गया था, और पॉपुलेशन इनुमरेशन के तहत किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक आपने क्या क्या समझा, यहां तक आपने ये समझा कि जो सेंसस कमिश्नर थे 1951 के, वो थे आर ए गोपाला स्वामी। ओके, 1951 का जो सेंसस था वो 9वां सेंसस था।
2011 का जो सेंसस था वो 15th इंडियन सेंसस था। 2011 का जो सेंसस था उसको 2 चरणों में आयोजित किया गया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था कि कितने चरणों में आयोजित की गई थी 2011 के सेंसस। तो 2 चरणों में आयोजित की गई थी, एक हाउस लिस्टिंग और एक पॉपुलेशन इन्यूमरेशन। अब देखिए, जो हाउस लिस्टिंग जो है, हाउस लिस्टिंग का जो फेज था वो कब स्टार्ट हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, मकान सूचीकरण चरण जो था वो 1 अप्रैल 2010 को शुरू हुआ था और इसमें सभी इमारतों के बारे में जानकारी एकत्र करना शामिल था। समझ गए? और दूसरा जो चरण था वो था आपका जनसंख्या गणना। और ये जो चरण था ये 9 से लेकर 28 फरवरी 2011 के बीच आयोजित किया गया था। तो 2011 का जो सेंसस था वो 2 चरणों में आयोजित हुआ, हाउस लिस्टिंग फेज और पॉपुलेशन इन्यूमरेशन। जो हाउस लिस्टिंग फेज था ये 1 अप्रैल 2010 को शुरू हुआ और जो पॉपुलेशन इन्यूमरेशन जो था फेज ये 9 से लेकर 28 फरवरी 2011 के बीच आयोजित किया गया था। पहली बार ऐसा हुआ था 2011 के सेंसस में जब बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र की गई थी। तो फर्स्ट टाइम जो है बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्टेड किया गया था 2011 के सेंसस में। मोटो क्या था सेंसस का, ये भी इंपॉर्टेंट है। मोटो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ये मोटो था 2011 के सेंसस का, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। कमिश्नर और रजिस्ट्रार जनरल कौन थे 2011 के सेंसस के? तो वो सी चंद्रमौली थे। समझ गए? सी चंद्रमौली कौन थे? ये 2011 की जनगणना के आयुक्त और महापंजीयक थे। समझ गए? 2011 का जो सेंसस था वो कितनी भाषाओं में आयोजित की गई थी? तो टोटल 16 लैंग्वेजेस में आयोजित की गई थी। 2011 की जनगणना 16 भाषाओं में आयोजित की गई थी। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है हम आपको बता रहे हैं। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ क्लियर है, जो भी हम आपको बताए हैं सारा इंफॉर्मेशन आपको मतलब यहां तक समझ में आ गया है ना? पूरा डिटेल वे में आज आपको ये क्लास करवाने वाले हैं, तो सब कुछ समझ में आना चाहिए और रिवीजन ही हो रहा होगा एक तरह से आपका। किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? जी सर। चलिए, तो 2011 की जनगणना कितनी भाषाओं में आयोजित की गई थी बताइए? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 16 भाषाओं में आयोजित की गई थी, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल रिपोर्ट रिलीज्ड ऑन 31 मार्च 2011, तो 31 मार्च 2011 को जारी अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार जो फैक्ट्स निकलकर सामने आया वो क्या क्या था? वो था कि जो इंडियन पॉपुलेशन है वो इंक्रीज्ड हो गया है 1.21 बिलियन। ठीक है, और डिकेडल ग्रोथ कितना हुआ है? 17.70% से डिकेडल ग्रोथ हुआ है। तो 17.70% की दशकीय वृद्धि के साथ भारतीय जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई? तो 1.21 बिलियन हो गई। तो 2011 तक हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी थी? वो थी 121 करोड़ थी। समझ गए? 1.21 बिलियन था। और डिकेडल ग्रोथ कितना हुआ? 17.70% जो है वो डिकेडल ग्रोथ हुआ। डिकेडल ग्रोथ का मतलब होता है दशकीय वृद्धि। मतलब देखिए, आपको तो मालूम है कि हर 10 साल पे होता है। तो 2001 की जो जनसंख्या जो थी और जो 2011 की जो जनसंख्या थी इसमें कितना दशकीय वृद्धि हुआ? तो ये 17.70% का वृद्धि हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए एडल्ट लिटरेसी रेट ये कितना इंक्रीज हुआ? ये हुआ 74.04% और डिकेडल ग्रोथ कितना हुआ? 9.21% से जो है 10 की वृद्धि हुआ। तो वयस्क साक्षरता दर जो है वो 9.21% की 10 की वृद्धि के साथ बढ़कर 74.04% हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, समझ में आ गया आपको? तो ये सारे क्वेश्चंस, जो सारे पॉइंट्स आप देख रहे हैं यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। 1 मिनट।
यस, तो ये वाला पॉइंट भी समझ गए आप, ये भी पॉइंट समझ गए। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि 2011 का जो सेंसस हुआ उसमें पॉपुलेशन कितना था, तो वो 1.21 बिलियन था। ठीक है, डिकेडल ग्रोथ कितना हुआ, 17.70% का 10 की वृद्धि हुआ। एडल्ट लिटरेसी रेट जो है वो कितना था, तो वो था 74.04%। और डिकेडल ग्रोथ कितना हुआ, 9.21% जो है वो 10 की वृद्धि हुआ। चलिए, अब देखिए जनसंख्या में भारत का स्थान कितना है। तो आप सब लोग जानते हैं कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसका जो रैंक है वो सेकंड है। पहले नंबर पे चाइना आता है, फर्स्ट चाइना है, सेकंड नंबर पे आता है आपको इंडिया। तो पॉपुलेशन के मामले में जो है, जनसंख्या के मामले में भारत का जो स्थान है विश्व में वो दूसरा आता है। यस, 2001 से 2011 के दशक के दौरान भारत की जनसंख्या में 181 मिलियन से अधिक वृद्धि हुई है। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो पॉपुलेशन है इंडिया का वो इंक्रीज हुआ है कितना से, 181 मिलियन से इंक्रीज हुआ है। मतलब 2001 की जो जनसंख्या जितनी भी थी और 2011 की जो जनसंख्या थी उसमें कितना वृद्धि हुआ, तो 181 मिलियन का जो है वो वृद्धि हुआ। यस, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है देश की जनसंख्या कितनी थी, तो वो थी 1210.19 मिलियन था, यानी कि 121 करोड़ की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको ध्यान देते हुए चलना है। अब देखिए, अब ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये स्लाइड है कि राष्ट्रीय जनगणना 2011 में सभी को शामिल किया गया था। किसको किसको शामिल किया गया था, तो टोटल 28 स्टेट्स को शामिल किया गया था, 28 राज्य को शामिल किया गया, 7 यूनियन टेरिटरीज को शामिल किया गया, 7 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया। टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स थे, तो 640 डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया। सब जो डिस्ट्रिक्ट्स थे वो 5924 सब डिस्ट्रिक्ट्स थे। टोटल 7936 टाउन्स को शामिल किया गया। और विलेज देखिए 6.41 लाख विलेज को शामिल किया गया। ओके, तो ये जो अपना इंडिया में जो सेंसस होता है, इस तरीके का जो कंडक्ट कराया जाता है सेंसस, वो पूरे विश्व में सबसे लंबा प्रोसेस होता है, वो भारत का ही है। और समझ सकते हैं आप कि 2011 के सेंसस में 28 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश का जो है पूरा डाटा लिया गया था, तब जाकर हमें वो सारे फैक्ट्स मिले। यस, और देखिए जनगणना की लागत लगभग 2200 करोड़ थी। मतलब जो सेंसस हुआ, ये जो सेंसस कराया गया 2011 में, तो इसमें जो कॉस्टिंग आया वो था 2200 करोड़, यानी 2200 करोड़ सरकार ने खर्च किए पूरे इस प्रोसेस के लिए। और यहाँ अंबानी के बेटे के शादी में आप देखेंगे तो 10,000 करोड़ जो है इतना खर्च किया गया। ठीक है, तो एक तरह से कमी था, यानी कि 10,000 करोड़ में शादी हो गई अंबानी के छोटे बेटे की, और यहाँ 2200 करोड़ में जो है पूरे देश का सेंसस का जो डाटा था वो पूरा निकल गया। ठीक है, यस। अब देखिए, 2011 में भारत और बांग्लादेश ने अपनी सीमा से लगे क्षेत्रों की पहली संयुक्त जनगणना भी की थी। तो जो भी भारत और बांग्लादेश से जो लगे हुए जो क्षेत्र थे ना, उसका भी जो है संयुक्त रूप से जनगणना किया गया था कि कितने लोग हैं उसमें, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, इस तरीके से। पहली बार जो है 2011 का जो सेंसस हुआ उसमें ट्रांसजेंडर आबादी की गिनती की गई। तो अब तक ट्रांसजेंडर को जो है पॉपुलेशन के तहत नहीं लिया जाता था, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ था कि 2011 में जो ट्रांसजेंडर जो आबादी है उसकी भी गिनती की गई कि कितने ट्रांसजेंडर हैं। ठीक है, तो मालूम चला कि भारत में तीसरे लिंग की आधिकारिक संख्या जो है वो 4,90,000 है। मतलब पूरे देश में कितने ट्रांसजेंडर हैं, कितने तीसरे लिंग वाले लोग हैं, तो वो 4,90,000 है। ये इंपॉर्टेंट डाटा है, तो ये निकलकर सामने आया। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सबको समझ में आ गया कि टोटल जो सेंसस में जो खर्च हुआ था इसको, वो कितना था, वो 2200 करोड़ का खर्च आया था। ओके, और ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन के बारे में जो है पहली बार
जो है वो काउंट किया गया 2011 के सेंसस में, और जो थर्ड जेंडर का जो ऑफिशियल काउंट था वो था 4,90,000 का। अब चलिए, अब हम लोग पॉपुलेशन की बात करते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं कि पॉपुलेशन कितना था, वो था 121 करोड़ जो है वो पॉपुलेशन था, जिसमें मेल का पॉपुलेशन था 62 करोड़ के अराउंड, और फीमेल का जो पॉपुलेशन था वो था 58 करोड़ के आसपास। यानी कि परसेंट की बात करें तो 51.54% ये मेल का पॉपुलेशन था टोटल, और फीमेल का जो पॉपुलेशन था वो 48.46% जो है वो फीमेल का पॉपुलेशन था। समझ रहे हैं बात को? 2001 के बाद से भारत की जनसंख्या में 181.5 मिलियन की वृद्धि हुई है। ओके, 2001 के बाद से भारत की जनसंख्या में कितने मिलियन की वृद्धि हुई है? तो वो है 181.5 मिलियन की वृद्धि हुआ है। तो 1.21 अरब भारतीयों में से कितने लोग हैं जो रूरल एरियाज में रहते हैं? तो 833 मिलियन जो लोग हैं वो रहते हैं रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। परसेंट की बात करें तो 68.84% जो है ये रूरल एरियाज में रहते हैं। 377 मिलियन लोग जो हैं वो अर्बन एरियाज में रहते हैं। परसेंट की बात करें तो 31.2% जो है ये अर्बन एरियाज में रहते हैं। ओके, 453 यानी 453.6 मिलियन पीपल इन इंडिया आर माइग्रेंट्स। ओके, भारत में 453.6 मिलियन लोग प्रवासी हैं, जो कुल जनसंख्या का 37.8% है। ओके, तो ये सब इंपॉर्टेंट डाटा है, इंपॉर्टेंट ये सब फिगर है, ये सब आपको दिमाग में बैठाना होगा। यस, समझ में आ गया? अब देखिए, अब आगे देखते हैं। अब यहां से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टॉप 5 पॉपुलेटेड स्टेट्स के बारे में, देश के 5 सबसे बड़े आबादी वाले राज्य के बारे में। तो आप सब लोग जानते हैं पहले नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे आता है क्योंकि यहाँ का पॉपुलेशन है 19 करोड़ के आसपास। दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का पॉपुलेशन है 11 करोड़ के अराउंड। तीसरे नंबर पे आता है बिहार। बिहार का जो पॉपुलेशन है वो 10 करोड़ के आसपास है। चौथे नंबर पे आता है वेस्ट बंगाल। इसका भी जो पॉपुलेशन है वो 9 करोड़ के आसपास है। उसके बाद पांचवें नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये 5 पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया है आपको। परसेंट की बात करें तो 16.50% उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन है, पूरे पॉपुलेशन का 9.28% महाराष्ट्र का है, बिहार का 8.60% है, वेस्ट बंगाल का 7.54% है, और आंध्र प्रदेश का 6.99% है। ओके, अब देखिए उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला राज्य है, तो इसके बारे में हम लोग और डिटेल में जानते हैं कि इसमें मेल का जो पॉपुलेशन है वो 10 करोड़ है, और जो फीमेल का पॉपुलेशन है वो 9 करोड़ के आसपास है, और जो डिकेडल ग्रोथ हुआ है वो 20.1% का 10कीय वृद्धि हुआ है। मतलब 2001 की पॉपुलेशन से जो इंक्रीज हुआ है 2011 के पॉपुलेशन में वो 20.1% का हुआ है। समझ गए? यस, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां पर सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वो कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला शीर्ष 5 राज्य कौन है? तो पहले नंबर पे आता है सिक्किम। सिक्किम जो है यहाँ की जो जनसंख्या है वो सबसे कम है। 1951 का भी जब सेंसस हुआ था उसमें भी सबसे कम पॉपुलेशन जो है वो सिक्किम का था, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश का था। और 2011 का भी जो सेंसस हुआ उसमें भी सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वो सिक्किम था। सिक्किम का पॉपुलेशन जो है वो 6 लाख था ओनली। ओके, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग सिक्किम का पॉपुलेशन कितना है? तो 6 लाख है। ओके,
जिसमें मेल का पॉपुलेशन है 3,23,000 और फीमेल का जो पॉपुलेशन है वो है 2,87,000। और डिकेडल ग्रोथ की बात करें तो 12.4% का दशकीय वृद्धि हुआ है। दूसरे नंबर पर मिजोरम आता है, तीसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश आता है, चौथे नंबर पर गोवा आता है, पांचवें नंबर पर नागालैंड आता है। समझ रहे हैं? तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा यहाँ पर। मतलब इस तरीके से आपको, मतलब पूरा फॉर्मेट में आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए बहुत अच्छे से आपको ये सब पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए, अब हम बात करते हैं मोस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरीज की। यहाँ पर हमने बात किया स्टेट्स का, अब हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की, कि भाई सबसे ज्यादा आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग। तो वो है दिल्ली। दिल्ली आता है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आता है पुडुचेरी और तीसरे नंबर पर आता है चंडीगढ़। हो ठीक है। दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो 1,67,87,941 है। टोटल पॉपुलेशन का ये 1.39% है। दिल्ली में मेल की पॉपुलेशन जो है वो 88 लाख के आसपास है और जो फीमेल का पॉपुलेशन है वो 78 लाख के आसपास है। और दशकीय वृद्धि की बात करें तो 221% का दशकीय वृद्धि हुआ है। समझ गए? यस। उसके बाद जो है लीस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरीज की बात करें, सबसे कम आबादी वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो है पहले नंबर पे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की जनसंख्या जो है वो केवल और केवल 64,000 है, यानी कि पूरे जनसंख्या का 0.01%। यहाँ पर मेल का पॉपुलेशन है 33,000 और फीमेल का पॉपुलेशन है 31,000। और डिकेडल ग्रोथ की बात करें तो 6.2% का दशकीय वृद्धि हुआ था। तो अगर आपसे पूछ ले यहाँ पर कि मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश। मोस्ट पॉपुलेटेड सॉरी लिस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स कौन सा है, सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन है, तो सिक्किम है। अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो है दिल्ली। और सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आप कहेंगे लक्षद्वीप कहेंगे। समझ गए? पहले नंबर पे लक्षद्वीप आएगा, उसके बाद दमन एंड दीव आएगा, फिर तीसरे नंबर पे आएगा दादरा एंड नागर हवेली आएगा। ओके। अब हम बात करते हैं भारत की दशकीय विकास दर जनगणना 2011 का पूरा लिस्ट। ठीक है। तो पहले नंबर पे आता है मेघालय, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पे आता है बिहार। यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि भारत की दशकीय विकास दर जनगणना 2011 जो डिकेडल ग्रोथ हुआ है मेघालय का हुआ है 2001 से लेकर 2011 में जो चेंज आया है, डिकेडल ग्रोथ हुआ है, वो 27.80% का हुआ है। अरुणाचल प्रदेश का 25.90% हुआ है, बिहार का हुआ है 25.10% हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन की बात की जा रही है। ठीक है, पॉपुलेशन की बात की जा रही है कि मेघालय का जो भी जो जो पॉपुलेशन है उसमें जो वृद्धि हुआ है उसमें सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट जो परसेंटेज है वो मेघालय राज्य का है 27.80%। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, राज्य की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी डिकेडल ग्रोथ हुआ है 20% का। बिहार में आप देखिए, बिहार में हुआ है 25% का। महाराष्ट्र में हुआ है 16% का। तो ये जो परसेंटेज है ना, उसमें रैंक 1 आ रहा है मेघालय का। मतलब 2001 में जो मेघालय की जो भी जनसंख्या थी और जो 2011 में जो मेघालय की जो जनसंख्या है उसमें कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है, तो 27.80% का वृद्धि हुआ है। इसलिए रैंक 1 है मेघालय का। दूसरे नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पे है बिहार। तो ये आपको ध्यान रखना है, कहीं भी आपको ये सब डाटा आपको देखने को नहीं मिलेगा इस तरीके से डिटेल वे में। तो जो भी आपको यहाँ पर बताया जा रहा है बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। उसके बाद देखिए लिस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट स्टेट। लिस्ट डिकेडल ग्रोथ जो है वो कौन सा है, लिस्ट की बात करें तो पहले नंबर पे आता है नागालैंड। नागालैंड, दूसरे नंबर पे आता है केरल और तीसरे नंबर पे आता है गोवा। नागालैंड एकमात्र राज्य है जहां दशकीय विकास दर नकारात्मक है। नागालैंड इज द ओनली स्टेट्स वेयर डिकेडल ग्रोथ रेट इज इन नेगेटिव।
मतलब क्या हुआ कि नागालैंड में 2001 की जो जनसंख्या है और जो 2011 की जनसंख्या है, इसमें वृद्धि की जगह इंक्रीज नहीं हुआ है, यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। मतलब नागालैंड की 2001 की जनसंख्या मान के चलिए 100 है, तो 2011 की जो जनसंख्या है वो 95 हो गई, तो ये डिक्रीज हो गया, मतलब निगेटिव में आ गया इसका परसेंट। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि नागालैंड इज द ओनली स्टेट वेयर डिकेडल ग्रोथ रेट इज इन निगेटिव, आपसे पूछ सकता है। और सेकेंड नंबर पे केरल आएगा, थर्ड नंबर पे गोवा आ जाएगा। और देखिए पहले नंबर पे कौन सा राज्य आएगा जहां पे इंक्रीज हुआ है, तो वो आएगा आपका, अगर टॉप वाला आपसे डिकेडल ग्रोथ रेट पूछ ले तो मेघालय होगा, और अगर लिस्ट वाला आपसे डिकेडल ग्रोथ रेट वाला स्टेट पूछ ले तो वो नागालैंड आएगा। ओके, नो एनी प्रॉब्लम, यहां तक सब कुछ क्लियर है, एवरीथिंग इज ओके। जो भी यहाँ बताया जा रहा है आपको सब दिमाग में फिट बैठ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है? जी सर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब यहां पर बात करते हैं टॉप डिकेडल ग्रोथ रेट यूनियन टेरिटरी। अब यहां पर यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है, तो देखिए अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा, ठीक है, टॉप डिकेडल ग्रोथ वाला यूनियन टेरिटरी कौन है, तो वो है दादरा एंड नागर हवेली। यहां पर देखिए कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है, 55.5% का हुआ है। सेकंड नंबर पे दमन एंड दीव, थर्ड नंबर पे पुडुचेरी है। पुडुचेरी का डिकेडल ग्रोथ 27.7% है, दमन एंड दीव का 53.5% है। ओके, लिस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट यूनियन टेरिटरी, अगर लिस्ट की बात करें यूनियन टेरिटरी के, तो वो पहले नंबर पे आएगा लक्षद्वीप, दूसरे नंबर पे अंडमान एंड निकोबार, तीसरे नंबर पे आएगा, ठीक है, चंडीगढ़ आ जाएगा। ओके, तो यहां आप समझ गए स्टेट्स के मामले में, यहां पर डिकेडल ग्रोथ रेट में टॉप पे कौन था, टॉप पे मेघालय था। लिस्ट में कौन था, लिस्ट में नागालैंड था। यहां पर यूनियन टेरिटरी में टॉप में जो है यूनियन टेरिटरी वो है दादरा एंड नागर हवेली, और लिस्ट में आपका आ जाएगा लक्षद्वीप आ जाएगा। मतलब आप समझ गए ना, वहां से फिर आपको समझा देते हैं कि 2001 की जो भी पॉपुलेशन थी और जो 2011 की जो पॉपुलेशन है उसमें कितना परसेंट का जो है ग्रोथ देखा गया है, वो 55.5% का देखा गया है दादरा एंड नागर हवेली का। ओके, और लिस्ट में आएगा लक्षद्वीप, यानी लक्षद्वीप का जो भी जनसंख्या था और जो 2011 की जो जनसंख्या है उसमें कितना परसेंट का ग्रोथ है, 6.2% का है। ओके, नो डाउट। चलिए, व्हाट हैपन अरियान मलिक? सर ऐप में भी पीडीएफ देना, ऐप पे मिलेगा पीडीएफ, रिवीजन के लिए पीडीएफ मिलेगा। पहले तो क्लास में फोकस करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा क्लास पे फोकस करना है, क्योंकि क्लास में बहुत सारे एडिशनल चीज भी बताए जाते हैं। पीडीएफ तो आपको रिवीजन के लिए मिलेगा, तो पहला आपका काम है कि क्लास को अच्छे से देखना, दूसरा काम है कि फिर पीडीएफ को आपको डाउनलोड करना, उससे रिवीजन करना, और तीसरा काम है जो टेस्ट पोर्टल पे जो टेस्ट दिया जाएगा उसको आपको सॉल्व करना। अब चलिए आगे 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 देखते हैं हम लोग। अब हम देखते हैं मोस्ट पॉपुलेटेड मेट्रोज के बारे में, सर्वाधिक आबादी वाले महानगर के बारे में हम देखते हैं। पहले नंबर पे आएगा मुंबई। मुंबई मेट्रो जानते हैं ना, मेट्रो 5 मेट्रो हैं अपने देश में, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर, ये 5 मेट्रो वाले शहर हैं। तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो किस मेट्रो का है, वो मुंबई का है। दूसरे नंबर पर दिल्ली है, तीसरे नंबर पर कोलकाता है, चौथे नंबर पर चेन्नई है, पांचवें नंबर पर बेंगलोर है। ओके, समझ गए बात को? मेट्रो में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस मेट्रो का है, मुंबई का है। दूसरे नंबर पर दिल्ली है, तीसरे नंबर पर कोलकाता है, चौथे नंबर पर चेन्नई है, पांचवें नंबर पर बेंगलोर है। अब हम लिटरेसी रेट की बात कर लेते हैं, तो देखिए भारत की साक्षरता दर, तो कितना है भारत का लिटरेसी रेट? भारत का लिटरेसी रेट है 74.04%। ये भारत की लिटरेसी रेट है, जिसमें मेल का लिटरेसी रेट है 82.10% और फीमेल का लिटरेसी रेट है 65.46%। समझ गए बात को?
कि भारत का जो लिटरेसी रेट है वो है 74.04%, वहीं मेल का जो लिटरेसी रेट है वो 82.10% है, और फीमेल का लिटरेसी रेट 65.46% है। दिमाग में आप बैठा लेंगे, ठीक है। एमॉन्ग द इंडियन स्टेट्स, सभी स्टेट्स में किस राज्य की लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है? तो केरल की जो साक्षरता दर है वो सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक है, 93.91% है केरल का लिटरेसी रेट। ओके, और यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट किसका है? तो लक्षद्वीप की साक्षरता दर सबसे अधिक है, 92.28% है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टोटल लिटरेसी रेट तो हो गया भारत का 74.04%, जिसमें से मेल का लिटरेसी रेट हो गया 82.10% और फीमेल का लिटरेसी रेट हो गया 65.46%। और सभी राज्यों में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट वाला राज्य कौन सा है? वो केरल है, ठीक है। और सबसे ज्यादा यूनियन टेरिटरी में लिटरेसी रेट किस यूनियन टेरिटरी का है? तो वो लक्षद्वीप का है, इसका भी 92.28% है। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट के बारे में देख लेते हैं। अब हम लोग पूरा डिटेल में जाएंगे। आपको बहुत सारे लोग क्या करते हैं, केवल लिटरेसी रेट बता देंगे, मेल का बता देंगे, फीमेल का बता देंगे, किस राज्य का लिटरेसी रेट ज्यादा है वो बताएंगे, किस यूनियन टेरिटरीज का लिटरेसी रेट ज्यादा है ये बताएंगे। लेकिन आप इस एसएससी क्रैकर्स पे पूरा डिटेल में हम लोग जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर हम हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट की बात करते हैं, तो उच्चतम पुरुष साक्षरता दर जो है, मेल का लिटरेसी रेट, वो पहला नंबर पे आएगा लक्षद्वीप, और दूसरे नंबर पे आएगा केरल। और हाईएस्ट फीमेल के लिटरेसी रेट की बात करें तो पहले नंबर पे आएगा केरल और दूसरे नंबर पे आएगा मिजोरम। समझ गए? तो मेल में सबसे ज्यादा जो लिटरेसी रेट है वो कहाँ है? वो लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप में मेल का लिटरेसी रेट वो 96.11% है, और दूसरे नंबर पर केरल आएगा 96.02%। और वहीं फीमेल के लिटरेसी रेट की बात करें तो पहले नंबर पर केरल आएगा और दूसरे नंबर पर मिजोरम आएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, बिहार हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया विथ 63.82%। ओके, तो सबसे ज्यादा वाला तो आप पढ़ लिए कि सबसे ज्यादा वाला जो लिटरेसी रेट वाला जो राज्य है वो तो है आपका केरल। यूनियन टेरिटरीज में है लक्षद्वीप, ठीक है। मेल में आप लिटरेसी रेट देख लिए, लक्षद्वीप का सबसे ज्यादा है। फीमेल में आप देख लिए, केरल का सबसे ज्यादा है लिटरेसी रेट फीमेल में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि लोएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो किस राज्य का है, तो वो बिहार राज्य का है। बिहार राज्य का लिटरेसी रेट जो है वो 63.82% है, ठीक है। 63.82% के साथ बिहार की साक्षरता दर भारत में सबसे कम है। उसके बाद देखिए, सबसे कम पुरुष साक्षरता बिहार में 73.39% है। ओके, और सबसे कम महिला साक्षरता राजस्थान में 52.66% में है। अब यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि जो है कि लगता क्या, ये तो फैक्ट है कि बिहार का जो लिटरेसी रेट है वो सबसे कम है। अब आप देखिए, ये हो गया बिहार। अब बिहार में कौन रहेगा? बिहार में मेल रहता है और बिहार में फीमेल रहता है, ठीक है। तो बिहार का तो लिटरेसी रेट हो गया आपका कितना, 63.82% हो गया बिहार का लिटरेसी रेट। इसमें मेल का लिटरेसी रेट है वो है 73.39%, जो कि सबसे कम है, ठीक है। लोएस्ट लोएस्ट मेल लिटरेसी रेट, लिटरेसी इज इन बिहार, जो कि है 73.39%। और फीमेल की बात करें तो वो बिहार की फीमेल से ज्यादा भी कम पढ़ी लिखी राजस्थान की फीमेल है। सबसे कम महिला साक्षरता जो है वो राजस्थान में 52.66% का है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो एक बार मैंने YouTube पर इसी तरीके से आपको बताया था कि सबसे कम वाला फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो राजस्थान है, तो आप लोग को लग रहा था कि नहीं बिहार होगा, तो वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि बिहार ही होगा यहाँ पर राइट आंसर। लेकिन यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि जो मेल का जो लिटरेसी रेट है वो बिहार का सबसे कम है, लेकिन फीमेल का लिटरेसी रेट की बात करें तो वो राजस्थान का सबसे कम है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि
पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच उच्चतम अंतर जो है वो किस राज्य का है, तो वो राजस्थान का है। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि राजस्थान का लिटरेसी रेट है 66.11%, जिसमें मेल का लिटरेसी रेट है 79.19% और फीमेल का लिटरेसी रेट है 52.12%। ठीक है, और डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो 27.02% आता है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ना मेल और फीमेल के लिटरेसी रेट के बीच में, वो सबसे ज्यादा राजस्थान का है। ये आपको ध्यान रखना है, यहीं पर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज हो जाता है कि अगर आपसे डिफरेंस पूछ रहा है मेल और फीमेल के लिटरेसी रेट का, तो वो राजस्थान होगा। यहां तक सबको क्लियर है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को कुछ भी? तो आगे हम लोग चलते हैं। आगे देखिए, अब हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है। जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो जनसंख्या का घनत्व की बात करें तो वो है 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, यानी एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं? 382 रह रहे हैं। ये हो गया पूरे भारत का। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितना है? तो वो है 382 पर पर्सन स्क्वायर किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य जनगणना 2011 के अनुसार। ठीक है, तो वो है पहले नंबर पे बिहार। बिहार में आप देखिए कि एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में कितने लोग रहते हैं? 1102 लोग रहते हैं। ठीक है, ये पूरा भारत है ना, ये यहाँ मैप में आप देख रहे हैं पूरा भारत है। तो यहाँ पर जो निकला है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वो 382, ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, और यहाँ देखिए पहले नंबर पे बिहार आ रहा है। यहाँ पर एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में कितने लोग रह रहे हैं? 1102 लोग रह रहे हैं, इसीलिए फर्स्ट नंबर पे बिहार आ गया। दूसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल आ गया, यहाँ पर 1030 लोग रहते हैं। और तीसरे नंबर पर केरल आ गया, यहाँ पर 859 लोग रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लिस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट, सबसे कम घनी आबादी वाले राज्य कौन से हैं? तो वो है, देखिए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर आप देखिए 17 लोग रहते हैं केवल एक स्क्वायर किलोमीटर में। दूसरे नंबर पर मिजोरम है, मिजोरम में केवल 52 लोग रहते हैं। और तीसरे नंबर पर आता है सिक्किम, यहाँ पर 86 लोग ही रहते हैं। तो आप देख सकते हैं जो टॉप वाला जो राज्य है वो है बिहार, यहाँ पर 1102 लोग रहता है। और लिस्ट में देखिए अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर केवल 17 लोग ही रहते हैं। अब देखिए ये पूरा डाटा है, इसको आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने कैटेगरी वाइज जो है पूरा लिखा हुआ है कि 10 से लेकर 100 लोग जो रहते हैं एक स्क्वायर किलोमीटर में, वो वाले राज्य हैं। ठीक है, उसके बाद 100 से लेकर 200 लोग जो रहते हैं उसके बीच वाले राज्य हैं। ठीक है, फिर 201 से लेकर 500 लोग जो रहते हैं एक स्क्वायर किलोमीटर में, वो वाले राज्य हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 200 से लेकर 12,000 लोग जो रहते हैं एक स्क्वायर किलोमीटर में, वो वाले यहाँ पर राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं सिक्किम, सिक्किम में केवल 86 लोग रहते हैं। उसी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर, मिजोरम, अंडमान एंड निकोबार, अरुणाचल प्रदेश। तो ये वाला डाटा इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ यहाँ देखिए दिल्ली, दिल्ली आता है टॉप यूनियन टेरिटरीज में, है ना। तो स्टेट वाला में तो आप देख लिए कि बिहार है, लेकिन अगर आपसे यूनियन टेरिटरी पूछ ले तो दिल्ली आएगा। यहाँ पर 11,297 लोग रहते हैं एक स्क्वायर किलोमीटर के बीच में। आप समझ सकते हैं इतना घनत्व वाला ये यूनियन टेरिटरी है। ओके, तो टॉप याद कर लेंगे, स्टेट्स में आपका बिहार आ गया। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मोस्ट पॉपुलेटेड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरीज, सर्वाधिक घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश सेंसस 2011 के अनुसार, वो है दिल्ली। दिल्ली में आप देख सकते हैं एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 11,320 लोग रहते हैं। समझ रहे हैं कितना लोग रह रहा है यहाँ पर? इतने सारे लोग यहाँ पर रहते हैं। उसके बाद चंडीगढ़ आप देखिए, चंडीगढ़ में 9,258 लोग रहते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है पुडुचेरी, जो कि 2,598 लोग रहते हैं। ओके, और सबसे कम
घनी आबादी वाले केंद्र शासित कौन से हैं? वो है अंडमान एंड निकोबार। उसके बाद है दादरा एंड नागर हवेली। तो अगर आपसे टॉप पूछ लेगा यूनियन टेरिटरीज के बारे में, दिल्ली हो गया। अगर आपसे लिस्ट पूछ लेगा, सबसे कम पूछेगा, तो वो अंडमान एंड निकोबार होगा। यहाँ पर 46 लोग ही रहते हैं। और दूसरे नंबर पे आता है दादरा एंड नागर हवेली। यहाँ पर 698 लोग रहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम सेक्स रेशियो के बारे में भी देखते हैं। सेक्स रेशियो क्या है पूरे भारत का? वो है 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो पूरे भारत का जो सेक्स रेशियो है वो है 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। ठीक है, उसमें टॉप 5 स्टेट्स कौन कौन सा है? केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, मेघालय है। यहाँ आप देख सकते हैं 1000 पुरुषों पे केरल में 1084 महिलाएं हैं, यानी कि पुरुषों की संख्या कम हो गई है और महिलाओं की संख्या ज्यादा है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, यहाँ पर 1000 पुरुषों पे 996 महिलाएं हैं। समझ रहे हैं? आंध्र प्रदेश में भी 993 फीमेल है, छत्तीसगढ़ में 991 फीमेल है और मेघालय में 989 फीमेल है। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं टॉप 3 यूनियन टेरिटरीज के बारे में। यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो पहले नंबर पे आएगा पुडुचेरी। पुडुचेरी में भी 1000 पुरुषों पे 1037 महिलाएं हैं। लक्षद्वीप की बात करें तो 1000 पुरुषों पे 946 महिलाएं हैं। अंडमान एंड निकोबार की बात करें तो 1000 पुरुषों पे 876 महिलाएं हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिस्ट की बात कर लेते हैं। टॉप का तो बात कर लिए, लिस्ट में देखिए हरियाणा का स्थिति बहुत खराब है। हरियाणा में 1000 पुरुषों पे 879 महिलाएं हैं। तो सबसे कम वाला जो सेक्स रेशियो है वाला राज्य है वो हरियाणा है। दूसरे नंबर पर कश्मीर है, तीसरे नंबर पर सिक्किम है। और लिस्ट की बात करें यूनियन टेरिटरीज में तो दमन एंड दीव का स्थिति तो और खराब है। यहाँ पर तो 1000 पुरुषों पे 618 महिलाएं हैं। मतलब कि टॉर्च लेकर वहां पर महिलाओं को खोजना पड़ता होगा, इतना कम स्थिति है वहां पे, खराब चल रहा है। ठीक है, तो दमन एंड दीव का आप देख सकते हैं 618 महिलाएं हैं केवल 1000 पुरुषों पे। और दादरा और नागर हवेली में 774 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे। तो ये सब आपको क्लियर हो गया। सर दिस क्लास पीडीएफ हाउ विल यू शेयर टू अस? ये आपको कंटेंट सेक्शन में मिलेगा, समझ गए? कंटेंट सेक्शन में ही मिलेगा। क्लास खत्म होने के बाद लाइव क्लासेस में आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे। और जो कंटेंट सेक्शन में ही लिखा होगा एक नाम, जो हम क्लास खत्म होने के बाद आपको शेयर कर देंगे, वहां होगा क्लास पीडीएफ, और वहां क्लास पीडीएफ में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। समझ गए? अब देखिए, अब हम सेक्स रेशियो की बात करें, अब हम चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करते हैं। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो यानी कि 0 से लेकर 6 एज ग्रुप वाले को हम कहते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो। अब यहाँ देखिए, तो वो है पूरे भारत का 1000 पुरुषों पे 919 महिलाएं। समझ गए? तो यहाँ आप देख सकते हैं डाटा में कि 1961 का यहाँ पर दिया हुआ है, 1971, 1981, 1991, 2001 और 2011। 2011 में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो था वो कितना है? 919 है। 919 है चाइल्ड सेक्स रेशियो। और 2001 में कितना था? 927 था। तो आप देख सकते हैं कि 2001 में चाइल्ड सेक्स रेशियो 927 है और 2011 में 919 है। मतलब कि यहाँ पर कम हुआ है। ठीक है, कम हुआ है। ओके, हर साल कम होते हुए दिखा है आपको। जैसे 1961 में 976 था चाइल्ड सेक्स रेशियो, 964 था 971 में, 1971 में 1981 में 962 था चाइल्ड सेक्स रेशियो। फिर 1945 था आपको 1991 में चाइल्ड सेक्स रेशियो, 2001 में 927 और 2011 में 919 है चाइल्ड सेक्स रेशियो। मतलब हर साल घटते हुए गया है। अब देखिए भाषा, जो यहाँ पे लैंग्वेज डेमोग्राफिक्स की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम भाषा की बात करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर साउथ वाले जो स्टूडेंट हैं, तो वो जो है वो कहते होंगे, वो कह रहे होंगे कि सर आप हिंदी में क्लास ले रहे हैं, इंग्लिश में हमको समझ में आता है, हिंदी समझ में नहीं आता है। तो थोड़ा सा इंग्लिश में क्लास लेना मेरे लिए पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पर भी हम लैंग्वेज डेमोग्राफिक्स की बात करते हैं। तो पहले नंबर पे आता है हिंदी। समझ रहे हैं? सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा वो अपने देश में हिंदी है। दूसरे नंबर पर बंगाली है, आमो भालो आची।
और तीसरे नंबर पर मराठी है। मराठी तो बोलने नहीं आता है। बंगाली में तो केम छो, आमी गुड, अच्छी छो, भालो आची, ये सब बोलते हैं। हिंदी तो मैं आपके सामने बोल ही रहा हूँ। मराठी कोई होगा महाराष्ट्र से तो वो बताए कि भाई मराठी में कैसे क्या बोलते हैं। तो मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज में हिंदी आ गया, दूसरे नंबर पर बंगाली आ गया, तीसरे नंबर पर मराठी आ गया, और लीस्ट स्पोकन लैंग्वेज जो है वो संस्कृत है। समझ गए? लीस्ट सबसे कम बोले जाने वाली भाषा जो है वो आपका संस्कृत है। ओके, यस, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए हम लोग रिलीजियस ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो हिंदू है, उसके बाद इस्लाम है, फिर क्रिश्चियंस हैं, फिर सिख है, फिर बौद्ध है, फिर जैन है। ओके, तो हिंदू का आप यहाँ पर परसेंटेज देख सकते हैं। ये वाला जो आप भगवा कलर देख रहे हैं, ये 79.8% लोग 100% में से हिंदू रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, और 14.2% फिर मुस्लिम है। फिर धीरे धीरे कम होता जाएगा। सबसे ज्यादा हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर क्रिश्चियन, फिर सिख, और उसके बाद अदर लोग रहते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जैन धर्म में सबसे अधिक साक्षरता दर दर्ज की गई थी। अब देखिए यहाँ पर इतने सारे रिलीजन्स हो गए ना, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, जैन, इन सब में सबसे ज्यादा अगर लिटरेट वाला कोई अगर रिलीजन है तो वो जैन धर्म है। जैन धर्म हमारे पूरे जनसंख्या में कितने परसेंट है? 1% के आसपास होंगे। और सबसे ज्यादा टैक्स जो है वो जैन धर्म वाले ही देते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा लिटरेट भी है, पढ़े लिखे लोग जैन धर्म वाले ही हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सर, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। वेरी गुड। आम मजो आचो, मजो आचो। आई थॉट सिख आर मोर देन क्रिश्चियंस। नहीं, क्रिश्चियन ज्यादा हैं। उतना यहाँ पे देखिए जैन धर्म में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे वाले लोग हैं। ओके, अब देखिए, अब हम यहाँ पर बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अनुसार जो है 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब में अनुसूचित जाति के रूप में जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक था, 32%। ये ध्यान देने वाली बात है और इसका मतलब भी समझना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब में अनुसूचित जाति के रूप में जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक था, 32%। मतलब पंजाब की जनसंख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना है, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 2 करोड़ के आसपास है। और 88 लाख जो है वो एससी लोग हैं। तो परसेंटेज निकला कितना हुआ, 31.94% हो गया। तो इसीलिए पंजाब में सबसे ज्यादा है यहाँ पर एससी पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन में जो एससी का पॉपुलेशन है उसका जो परसेंटेज है ये सभी से ज्यादा है। समझ गए? और अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, मिजोरम एंड लक्षद्वीप हैड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इट्स पॉपुलेशन एज एसटी। और मिजोरम और लक्षद्वीप में अनुसूचित जाति के रूप में जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। ठीक है, 95%। ओके, यानी इतना पॉपुलेशन हो गया टोटल मिजोरम का, और इतने हो गए केवल एसटी वाले। और परसेंटेज देखेंगे तो 94.4% है। तो इस हिसाब से यहाँ पर मिजोरम और लक्षद्वीप का परसेंटेज ज्यादा है एसटी में। ठीक है, दैट्स वाई पंजाब हैड मेड चन्नी एसटी द सीएम। समझ गए आप लोग? ये काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे आप ये भी सोच रहे होंगे कि भाई उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है तो वहां पर एससी वाले ज्यादा होंगे, एसटी वाले ज्यादा होंगे, मध्य प्रदेश में ज्यादा होगा। लेकिन ये यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो अलग है। यहाँ स्टेटमेंट ये है कि भाई जैसे मान के चलिए उत्तर प्रदेश में 19 करोड़ जो है वो टोटल पॉपुलेशन है, उसमें एससी वाले हो जाएंगे आपको 1 करोड़ मान लीजिए, तो परसेंटेज निकालेंगे तो वो कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो भाई 2 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें से 88 लाख केवल आपको एससी वाले हैं, तो परसेंटेज के हिसाब से ये ज्यादा हो गया। तो ये कह रहा है स्टेटमेंट, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, अब हम लोग स्टेट्स के बारे में बात कर लिए, यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात कर, ये सब जितना भी आपको बताया गया है मेरे हिसाब से आपको सब कुछ क्लियर होगा, ये सब कुछ आपको एकदम समझ में आ गया होगा। ओके,
अब देखिए, अब हम लोग सिटीज के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट के बारे में अब हम बात करते हैं। डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी जानना आपके लिए जरूरी है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो वो थाने डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का। और लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट जो है वो दिबांग वैली है अरुणाचल प्रदेश का। समझ गए। हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो किसका है, कुरुंग कोमी का है, अरुणाचल प्रदेश का। यहाँ पर 111.01% का ग्रोथ रेट है। और निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो लोंगलेंग डिस्ट्रिक्ट का है, नागालैंड का, यहाँ पर -58.39% है। समझ रहे हैं। और देखिए सेक्स रेशियो की बात कर लेते हैं, तो माहे डिस्ट्रिक्ट का सेक्स रेशियो सबसे अच्छा है। यहाँ पर 1000 पुरुषों पे 1176 महिलाएं हैं। और लोएस्ट सेक्स रेशियो में आपका दमन डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर 1000 पुरुषों पे 533 महिलाएं हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सेक्स रेशियो आप देख सकते हैं, माहे डिस्ट्रिक्ट का है सबसे ज्यादा। तो हम लोग स्टेट्स में तो देखे थे कि केरल का सबसे ज्यादा था, है ना सेक्स रेशियो। यहाँ डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा जो है माहे का है। ठीक है, लोएस्ट में हमने देखा था सेक्स रेशियो में हरियाणा का सबसे ज्यादा था। यहाँ डिस्ट्रिक्ट में दमन डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज्यादा है, कम है। ओके। अब लिटरेसी रेट में देख लेते हैं। आपने स्टेट्स में देखा था केरल का लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में ये जो सेरछिप है डिस्ट्रिक्ट है मिजोरम का, यहाँ का लिटरेसी रेट 98.76% है। और लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट्स में अलीराजपुर जो है, इसका जो लिटरेसी रेट है वो सबसे कम है। ठीक है, मध्य प्रदेश का 37.22% ही केवल यहाँ का जो है साक्षरता दर है। ओके, यस। अब देखिए, अब हम सिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात कर लिए, अब हम सिटीज के बारे में बात करते हैं। तो मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी जो है वो मुंबई का है। लीस्ट पॉपुलेटेड सिटी कौन सा है, कपूरथला सिटी पंजाब का है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो किस किस सिटी का है, तो कोझिकोड केरल का है। यहाँ पर 1000 पुरुषों पे 1093 फीमेल है। लोएस्ट सेक्स रेशियो जो है ये किसका है, तो ये भिवंडी सिटी का है, महाराष्ट्र का। हाईएस्ट लिटरेसी रेट किस सिटी का है, एजवाल सिटी का है। और लीस्ट लिटरेट सिटी जो है वो संभल उत्तर प्रदेश का है। समझ गए, 48% है। चलिए, तो यहां तक कितना टाइम हो गया, मतलब पूरी 1 घंटा जो है आपको पूरा थ्योरी कराया गया है। और कितने स्टूडेंट्स बने हुए हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी लाइव क्लास को देख रहे हैं। मुझे मालूम है पीडीएफ वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन लाइव क्लास करेंगे तो ज्यादा दिमाग में बैठेगा। तो 1 घंटा जो है आपको अच्छे से पूरा थ्योरी बताए हैं। और अब जो है टाइम आ गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने का, प्रैक्टिस टाइम का। तो मैंने आपको बोला था कि इस ब्रह्मास्त्र बैच जो आपका है, फाउंडेशन ब्रह्मास्त्र बैच जो है आपका सीजीएल 2024 का, इसमें आपको जिस भी टॉपिक में थ्योरी की जरूरत होगी थ्योरी भी होगा, और सभी टॉपिक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो होगा ही होगा। तो जितने भी लोग यहाँ पर इतने देर तक पेशेंस बनाकर अभी तक बैठे हुए थे थ्योरी समझने में, जिनको मजा आ रहा था, अब आपको उससे ज्यादा मजा आएगा एमसीक्यू क्वेश्चन करने में, क्योंकि आपने पहले ही पूरा चीज रिवीजन कर लिया। अब यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन आएगा और उससे आपको आंसर देना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें हम लोग। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन है कि डैश 1979 में जनगणना आयोजित करने वाला आधुनिक विश्व का पहला देश कौन सा था। अब यहाँ पर आंसर का लाइन लगना चाहिए। आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से सब थ्योरी को पढ़ा है, तो आप लोगों को आंसर भी आना चाहिए। और यहाँ पर बहुत ही स्पीड से आंसर आना स्टार्ट हो गया है कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, स्वीडन हो जाएगा। ठीक है, स्वीडन। तो स्वीडन जो था वो 1979 में जनगणना आयोजित करने वाला आधुनिक विश्व का पहला देश था। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, 1790 में दशकीय जनगणना किस देश में प्रारंभ हुई। किस देश में, डेसिनियल सेंसस का मतलब होता है हर 10 साल पे। ठीक है, हर 10 साल में जो जनगणना का जो ये जो किस कंट्री ने स्टार्ट किया,
तो राइट आंसर यहां पर आ जाएगा अमेरिका आ जाएगा। और बहुत ही स्पीड से आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। यहाँ पर कि 1790 में 10वीं जनगणना किस देश में प्रारंभ हुई, तो अमेरिका में हुआ। तीसरा क्वेश्चन है कि डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन सेंसस, किसको जो है भारतीय जनगणना के जनक के रूप में जाना जाता है। तो मैंने आपको बताया कि ये टेंडर जो है किसको दिया गया था, तो हेनरी वॉल्टर को दिया गया था। हेनरी वॉल्टर जो है उस वक्त इंडियन सिटी जो कि ढाका था, जो कि भी बांग्लादेश में है, ये ढाका, इसको हम ढाका कहते हैं, तो यहीं पर हुआ था सेंसस। तो हेनरी वॉल्टर को ही भारतीय जनगणना के जनक के रूप में जाना जाता है। 1830 में हुआ था। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर आपको ईयर का भी याद है। तो नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड इन डैश अंडर ब्रिटिश वाइसरॉय। तो who was the viceroy that time when first census was conducted? What is the right answer? Yes, the right answer is 1872. And who was the viceroy? तो Mayo was the viceroy. तो सेंसस जब स्टार्ट हुआ तो उस वक्त यही वाइसरॉय थे। नेक्स्ट है कि द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड ऑन डैश अंडर द ब्रिटिश वाइसरॉय डैश। तो व्हेन द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वाज कंडक्टेड, then who was the viceroy and in which year the first complete census was conducted? Okay, what is the right answer? The right answer is 17th February 1881 and the viceroy was Lord Ripon. ओके, तो यहां पर आंसर सबका सही आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, हु वाज द सेंसस कमिश्नर ड्यूरिंग फर्स्ट कंप्लीट सेंसस। तो हु वाज द सेंसस कमिश्नर ड्यूरिंग द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस एंड व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज W.C. प्लॉडेन। जब 17 फरवरी 1881 को पहली पूर्ण जनगणना आयोजित की गई थी, तब W.C. प्लॉडेन भारत के जनगणना आयुक्त थे। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, जनगणना प्रत्येक कितने वर्ष में आयोजित की जाती है? तो जनगणना कितने जो है वर्ष में आयोजित की जाती है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो हर 10 साल पे, एवरी 10 ईयर्स द सेंसस वाज कंडक्टेड। नेक्स्ट है, 1951 के बाद सभी जनगणना डैश के तहत आयोजित की जाती है। ऑल द सेंसस सिंस 1951 आर कंडक्टेड अंडर विच एक्ट? यहां पर आंसर आना स्टार्ट हो गया है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? आपको ध्यान रखना है कि सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948 के तहत आयोजित की जाती है, 1951 के बाद से। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष में आयोजित की गई थी? द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज कंडक्टेड इन विच ईयर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1951 में किया गया था। ओके, 1951 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, हु वाज द सेंसस कमिश्नर ऑफ 1951? 1951 के टाइम पर कौन थे सेंसस कमिश्नर? तो क्या होगा राइट आंसर? R.A. गोपाल स्वामी हो जाएगा। यस, R.A. गोपाल स्वामी, आप सबको मालूम है R.A. गोपाल स्वामी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सेंसस 2011 वाज द डैश नेशनल सेंसस ऑफ द कंट्री सिंस 1872। तो जनगणना 2011 1872 से देश की कैवी राष्ट्रीय जनगणना थी? तो आप सब लोग जानते हैं 15th था। ओके, और 7th था आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, नेक्स्ट है, सेंसस 1951 वाज द डैश नेशनल सेंसस ऑफ द कंट्री सिंस 1872। तो 1951 का जो सेंसस था वो कैवा सेंसस था 1872 से। तो वो था आपका 9th सेंसस।
ओके, 9th सेंसस था। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, 1951 का जो सेंसस था वो 9वां सेंसस था। 2011 का जो सेंसस था वो 15वां सेंसस था। ओके, यस। तो भारत की 1951 की जनगणना 1872 के बाद से हर दशक में भारत में होने वाली जनगणनाओं की श्रृंखला में 9वीं जनगणना थी। यह स्वतंत्रता और भारत के विभाजन के बाद पहली जनगणना भी थी। 1951 की जनगणना 1948 के भारत की जनगणना अधिनियम के तहत आयोजित की जाने वाली पहली जनगणना भी थी। नेक्स्ट देखिए, द मोटो ऑफ द सेंसस 2011 वास। मोटो क्या था? क्या था मोटो? मोटो बताइए। क्या हो गया? हर्षित राय सर, आप सुन क्यों नहीं रहे? लाइव वीडियो स्टक हो रहा है। लाइव वीडियो स्टक हो रहा है, नेट में प्रॉब्लम है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है यार। ओनली वॉइस आ रहा है। एक बार तुम क्लास से एग्जिट कर जाओ, एग्जिट करने के बाद वापस से इंटर करो क्लास में, ठीक है? यस, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। यस, आवर सेंसस आवर फ्यूचर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना के आयुक्त एवं रजिस्ट्रार जनरल कौन थे? कौन थे कमिश्नर एंड रजिस्ट्रार जनरल ऑफ द 2011 सेंसस? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप जानते हैं, सी चंद्रमौली। सी चंद्रमौली थे। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना कितनी भाषाओं में आयोजित की गई थी? द सेंसस ऑफ 2011 वाज कंडक्टेड इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस? तो टोटल कितने लैंग्वेजेस में हुआ था? तो 16 लैंग्वेजेस में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया डिड द सेंसस 2011 कवर्स? तो जनगणना 2011 में भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे? तो टोटल 35 थे, जिसमें से 28 राज्य था और 7 यूनियन टेरिटरीज था। ओके, नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच स्टेट इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19 करोड़ थी। दूसरे नंबर पर बिहार, सॉरी, महाराष्ट्र है। तीसरे नंबर पर बिहार है। चौथे पे वेस्ट बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट इज द लीस्ट पॉपुलस स्टेट? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये भी आप जानते हैं कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। सिक्किम की जनसंख्या जो है वो केवल 6 लाख थी। दूसरे नंबर पर मिजोरम है। तीसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है। वेरी गुड, बहुत सही जा रहे हैं आप लोग। लग रहा है कि आपने बहुत अच्छे से सब चीज को पढ़ा है। सबका आंसर करेक्ट भी आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन। अर्बन पॉपुलेशन का परसेंटेज पूछा जा रहा है, तो वो था आपका 31.2%। ठीक है, यानी कि बिटवीन 30% एंड 35% हो जाएगा। तो आप तो जानते ही हैं कि जो लोग होंगे या तो वो शहर में रहेंगे या तो वो गांव में रहेंगे। तो आप ये भी जानते हैं कि गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों की संख्या जो है वो ज्यादा है। तो रूरल एरियाज में रहने वाले की जो संख्या है वो 833 मिलियन है। परसेंटेज की बात करें तो 68.84% है। और 377 मिलियन जो है वो अर्बन एरियाज में रहते थे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कि एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन? तो किस यूनियन टेरिटरीज का जो पॉपुलेशन था वो सबसे कम था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप की जो जनसंख्या थी वो सबसे कम, लोएस्ट था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, which of the following union territories of India has the highest population?
तो किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक वाला जो यूनियन टेरिटरीज है वो है आपका दिल्ली। ओके, दिल्ली होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक है? ठीक है, तो हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन पूछा जा रहा है, किस राज्य का है? तो क्या होगा करेक्ट आंसर? मेघालय हो जाएगा। तो यहां पर आप समझ ही गए होंगे कि 2001 और 2011 10 ईयर का जो यहाँ पर जो ग्रोथ है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो जो भी पॉपुलेशन था और जो 2011 का पॉपुलेशन था उसमें कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ है? 27.80% का। इसीलिए मेघालय यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश आएगा। नेक्स्ट देखिए, लीस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन। लीस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन जो है वो किस राज्य का था? तो नागालैंड का था। ठीक है, नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य था जहां पर दशकीय वृद्धि जो है, दशकीय विकास दर जो है वो नकारात्मक था। मतलब 2001 के पॉपुलेशन और 2011 के पॉपुलेशन में निगेटिव आ गया। मतलब 100 लोग यहाँ पे रहते थे तो अब 95 लोग रहते हैं। मतलब ये हाल हो गया। नेक्स्ट देखिए कि भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर सबसे कम है? यहाँ पर लीस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन पूछा जा रहा है, वो भी यूनियन टेरिटरी का। तो यूनियन टेरिटरी में क्या होगा करेक्ट आंसर? यहाँ हो जाएगा लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, लक्षद्वीप। यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है तो लक्षद्वीप यहाँ पर करेक्ट आंसर है। लक्षद्वीप में देखिए 66.2% है। समझ गया, 6.2% है। अरे अरे, यहाँ देखिए अब पूछा जा रहा है हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन यूनियन टेरिटरी के बारे में। अगर हाईएस्ट पूछा जाएगा डिकेडल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का तो ये हो जाएगा आपका दादरा एंड नागर हवेली का। ये देखिए 55.5% का वृद्धि हुआ है पॉपुलेशन में। 10 साल में कितना पॉपुलेशन वृद्धि हुआ है दादरा एंड नागर हवेली का? तो 55.5% हुआ है। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट पॉपुलेटेड मेट्रो, सबसे अधिक आबादी वाला महानगर वो कौन सा है? तो आप जानते हैं मुंबई हो जाएगा करेक्ट आंसर। मुंबई का जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है मेट्रो में। नेक्स्ट देखिए, लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना परसेंट है? वेरी गुड, हर्ष कपूर ने तो पूरा लिख ही दिया है यहाँ पर। सबका 2-2 आंसर आ रहा है। ठीक है, 74.04% हो जाएगा। ये है लिटरेसी रेट भारत का। मेल का लिटरेसी रेट फिर बताइए कितना होगा? इंडिया का तो आपने बता दिया 74.04%। अब मेल का कितना परसेंट है? तो 82.10% है मेल का। तो फिर बताइए फीमेल का लिटरेसी रेट कितना है? महिला साक्षरता दर कितना है? व्हाट इज द फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011? तो 65.46% है। ये है फीमेल का लिटरेसी रेट। वेरी गुड। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया? ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होने वाला है यहाँ पर? पॉपुलेशन डेंसिटी था 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? किस राज्य का लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है? राज्य में पूछा जा रहा है तो आपको मालूम ही होगा केरल का लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि एज पर द सेंसस 2011 population density of which of the following states was less than 100 people per square kilometer? ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था?
हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम या त्रिपुरा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर? सिक्किम होगा करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए सिक्किम, सिक्किम जो है 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 86 लोग रहते हैं। सबसे कम जो है वो सिक्किम का है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 10 से लेकर 100 लोगों का यहाँ पर पूरा लिस्ट दिया हुआ है जो रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। सिक्किम का है 86, जम्मू कश्मीर का है 56, मिजोरम का है 52, अंडमान एंड निकोबार का है 46, अरुणाचल प्रदेश का है 17। तो सिक्किम होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट? किस राज्य का लिटरेसी रेट सबसे कम है? सबसे कम जो है वो किस राज्य का है? बिहार का है। बिहार हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। 63.82% जो है ये है लिटरेसी रेट। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का है 65.3%, राजस्थान का है 66.1%। अब बिहार और अरुणाचल प्रदेश में, बिहार में मेल लिटरेसी रेट और राजस्थान में फीमेल लिटरेसी रेट। तो राजस्थान का फीमेल लिटरेसी रेट सबसे कम है और बिहार का मेल लिटरेसी रेट सबसे कम है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो लक्षद्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप का लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, 92.28% है। ठीक है, यहां पूछा जा रहा है आपसे कि हाईएस्ट डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट। ठीक है, हाईएस्ट डिफरेंस जो है मेल और फीमेल लिटरेसी रेट का वो किस राज्य का है? दिल्ली, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान में फीमेल का लिटरेसी रेट सबसे कम है, मेल का 79 है। डिफरेंस सबसे ज्यादा आता है राजस्थान का। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाले राज्य कौन से हैं? तो ये तो आप जानते होंगे, बिहार जो है ये सबसे ज्यादा है। यूपी कैसे होगा? यूपी कुछ लोग आंसर दे रहे हैं, यूपी नहीं होगा, बिहार हो जाएगा। मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स, यहाँ डेंसली आपने भूल शायद देखा नहीं, यहाँ पे घनी आबादी वाला राज्य पूछा जा रहा है, बिहार होगा रे भाई, बिहार होगा। नेक्स्ट देखिए, लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स। लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है? सबसे कम घनी आबादी वाले राज्य कौन से हैं? तो वो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। यूपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है और डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स जो है वो बिहार का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज का क्या होगा आंसर? मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में सबसे ज्यादा लोग किस केंद्र शासित प्रदेश में रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में 12,000 लोग रहते हैं। और लीस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरीज कौन सा है? लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरीज कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार। अब देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? यहां पर आपसे सेक्स रेशियो पूछा जा रहा है एज पर सेंसस 2011। तो वो हो जाएगा 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ओके, यानी कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 943 महिलाएं हैं। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो? तो किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? सेक्स रेशियो के बारे में पूछेगा आपसे, तो वो किस राज्य का है? तो आप जानते हैं केरल का है। वहीं आपसे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो? हाईएस्ट सेक्स रेशियो वो किस राज्य का है? वो पुडुचेरी का है। ठीक है, यस।
अब देखिए यहां पूछा जा रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो। लोएस्ट सेक्स रेशियो किस राज्य का है? लोएस्ट सेक्स रेशियो जो है वो हरियाणा का है। ठीक है, लोएस्ट सेक्स रेशियो किसका है? हरियाणा राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि 2011 की जनगणना में भारत में बाल लिंगानुपात क्या है? यहां पर आपसे चाइल्ड सेक्स रेशियो पूछा जा रहा है। चाइल्ड सेक्स रेशियो, तो चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो 919 है। ठीक है, 919, 919 फीमेल्स पर 1000 मेल्स है। 2001 में 927 था। नेक्स्ट है मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज कौन सा है? सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? सबसे बोले जाने वाली भाषा तो हिंदी होगा, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट देखिए लीस्ट स्पोकन लैंग्वेज कौन सा है? सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वो तो संस्कृत है। संस्कृत सबसे कम बोली जाती है। यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहां पर क्या दिया हुआ है कि मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, यहां जिला पूछा जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, वो कौन सा है? वो है थाने डिस्ट्रिक्ट। थाने डिस्ट्रिक्ट कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए द सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड मेट्रो इन इंडिया। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड मेट्रो के बारे में। सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड मेट्रो वो कौन सा है? वो है आपका दिल्ली। पहले नंबर पे तो मुंबई है। अब देखिए सेकेंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन द कंट्री, यहां पर दूसरे नंबर का स्टेट पूछा जा रहा है पॉपुलेशन के मामला में। पहले नंबर तो आपको मालूम ही है उत्तर प्रदेश, दूसरा नंबर है महाराष्ट्र, तीसरा हो जाएगा बिहार, चौथा हो जाएगा वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट देखिए कि विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट हिंदू पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। यहां भी वही क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में कुल जनसंख्या का हिंदू जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है? मतलब जो भी पॉपुलेशन है, मान के चलिए ये कोई स्टेट है, इसका जो पॉपुलेशन है और इसमें रहने वाले जो हिंदू पॉपुलेशन है उसका जो परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, ये क्लास रिकॉर्डेड मिलेगी क्या? यस, रिकॉर्डेड मिलेगा। ये मेरे शिफ्ट में था क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना वो किसी न किसी शिफ्ट में होगा ही होगा, तो वो हिमाचल प्रदेश का है। देखिए अकॉर्डिंग टू द 2011 इंडियन सेंसस द हिंदू पॉपुलेशन इन इंडिया इज अप्रोक्सीमेटली 79.8%। हिंदू जो पॉपुलेशन था ना वो 79.8% है। हिमाचल प्रदेश में जो परसेंटेज है हिंदू पॉपुलेशन का वो है 95.17%। समझ गए कि हिमाचल प्रदेश में मान के चलिए कि अगर 100 लोग रहते हैं और इसमें से 90 लोग हिंदू हैं तो परसेंटेज कितना आ जाएगा? भाई 90 लोग हैं तो 90% आ जाएंगे। तो इस हिसाब का ये क्वेश्चन पूछा गया है, घुमा कर पूछा है। अब देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रजनन दर सबसे अधिक है? ठीक है, प्रजनन दर सबसे अधिक है किस राज्य का है? हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, वो है आपका बिहार राज्य का। ठीक है, बिहार हो जाएगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द 2011 इंडियन सेंसस द टोटल फर्टिलिटी रेट फॉर इंडिया वाज 2.4 चिल्ड्रेन पर वुमेन। ठीक है, ये टोटल फर्टिलिटी रेट है इंडिया का। इसके अनुसार जो है हर औरत जो है वो 2.4% में पॉइंट में दे दिया है, इतने चिल्ड्रन देती है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं उस हिसाब से उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे आता है, यहाँ पर 3.8 चिल्ड्रन है पर वुमेन। दूसरे नंबर पे है बिहार 3.4 चिल्ड्रन पर वुमेन। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर बिहार हो जाएगा। ठीक है, 2.4 जो है ये चिल्ड्रन पर वुमेन टोटल फर्टिलिटी रेट है। यस, स्पैंदन। अब देखिए
नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर 90% से अधिक है? 90% से अधिक है, वो मिजोरम का हो जाएगा। मिजोरम का देखिए 91.33% है, त्रिपुरा का 87.22% है, राजस्थान का 66.11% है, गोवा का 88.70% है। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर? हाईएस्ट डेंसिटी पूछा जा रहा है। यहां पर जो ऑप्शन दिया हुआ है महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात, गोवा, इसके अनुसार किस राज्य का हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन है पर स्क्वायर किलोमीटर? तो वो झारखंड हो जाएगा। ठीक है, झारखंड में देखिए 1 स्क्वायर किलोमीटर में 365 लोग रहते हैं। महाराष्ट्र में, सॉरी, झारखंड में 414 लोग रहते हैं, गुजरात में 308 लोग रहते हैं, गोवा में 394 लोग रहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर क्या है? यहां पर एनुअल ग्रोथ रेट के बारे में पूछ रहा है, डिकेडल ग्रोथ रेट के बारे में नहीं पूछ रहा है। डिकेडल तो 17.70% था, यहाँ एनुअल ग्रोथ रेट पूछा जा रहा है। तो 1.64% होगा एनुअल ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया अकाउंट्स फॉर द वर्ल्ड पॉपुलेशन? पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन में जो है विश्व 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत का है? ठीक है, विश्व का जो जनसंख्या उसमें भारत का कितना परसेंट है? तो 17.5% है। समझ गए, 17.5%। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द थर्ड लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस इन इंडिया। थर्ड यहां पर आपसे पूछा जा रहा है लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज वो कौन सा है? थर्ड जो है वो कौन सा है? वो मराठी हो जाएगा। ओके, मराठी यहां पर होने वाला है करेक्ट आंसर। यस, नेक्स्ट देखिए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में सिख समुदाय का प्रतिशत कितना है? सिख समुदाय का प्रतिशत कितना है? तो 1.7% है। 1.7% ये सिख का पॉपुलेशन है। नेक्स्ट देखिए कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रूरल चाइल्ड पॉपुलेशन टू द टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इन इंडिया एज पर प्रोविजनल पॉपुलेशन टोटल्स ऑफ सेंसस 2011? अब देखिए ये क्वेश्चन कितना घुमाकर पूछा है कि जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? वो है 74.05%। 74.05% ये है। ठीक है, टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इन इंडिया एज पर प्रोविजनल पॉपुलेशन टोटल्स ऑफ सेंसस 2011। ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, अब खत्म होगा तब तो। अब कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर क्या है? यहाँ पर मृत्यु दर पूछा जा रहा है बच्चों का कितना है? तो वो है आपका 55 है। ठीक है, एस्टिमेटेड नेशनल मोर्टालिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 इन द कंट्री एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011 वो है 55। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जनगणना के कोडिंग कन्वेंशन के अनुसार राज्य कोड दिखाने के लिए कितने अंकों का कोड उपयोग किया जाता है? अब ये काफी अलग क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में कि हाउ मेनी डिजिट कोड इज यूज्ड फॉर शोइंग स्टेट कोड। किसी को मालूम है इसका आंसर? इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। समझ गए, 2 है।
नेक्स्ट देखिए कि भारत में कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक किस राज्य में है? ठीक है, तो भारत में कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक किस राज्य में है? तो वो मध्य प्रदेश में है। यस, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द टोटल फर्टिलिटी रेट इन इंडिया? टोटल फर्टिलिटी रेट पूछा जा रहा है, वो भी अप्रोक्सीमेट पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? 2.1 से लेकर 2.9%। ठीक है, ये है अप्रोक्सीमेट फर्टिलिटी रेट इन इंडिया। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन क्षेत्र कितना है? द टोटल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया एज पर द सेंसस 2011 वो है 21.05%। ये है टोटल फॉरेस्ट कवर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तो आंसर भी यहां पर आप देख लिए कि विच आंसर, अच्छा, कि विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इनहैबिटेड विलेजेस एज पर सेंसस 2011? जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में बसे हुए गांव हैं? तो वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में करीबन 1 लाख इनहैबिटेड विलेज हैं और लक्षद्वीप का जो है सबसे कम है, यहाँ पर 8 है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सबसे अधिक शहरी घनत्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट अर्बन डेंसिटी? इनहैबिटेड का मतलब होता है कि किसी स्थान पर रहना, बसना या निवास करना। ठीक है, तो जहां पर रहते हैं, समझ रहे हैं बात को? इनहैबिटेड यहां पर आप पूछे ना, उसका मतलब वही होता है। अब देखिए यहां पर राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, किस भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सबसे अधिक शहरी घनत्व है? अर्बन डेंसिटी कितना है जो शहर में रहते हैं? सबसे ज्यादा अगर घनत्व की बात करेंगे तो वो तमिलनाडु का होगा। समझ गए? तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? चलिए इसका आंसर बताइए कि व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन इन इंडिया एज पर द सेंसस 2011? कितना होगा? 8.6% होगा। यस, 8.6% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए कि व्हाट सॉरी विच स्टेट हैड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एससी पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011? यहाँ पर एससी पॉपुलेशन के बारे में पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में एससी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक था? तो वो पंजाब हो जाएगा। समझ गए? पंजाब हो जाएगा। नेक्स्ट है विच, ओहो, नेक्स्ट है कि विच स्टेट हैड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एसटी पॉपुलेशन एज पर द सेंसस 2011? ठीक है, यहां क्या होने वाला है करेक्ट आंसर? यहां पर हो जाएगा मध्य प्रदेश। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एसटी पॉपुलेशन जो है वो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में कितना अंतर है? कितना डिफरेंस है मेल और फीमेल के लिटरेसी रेट में? मेल और फीमेल के लिटरेसी रेट में कितना डिफरेंस है?
14.96% ओम सिंह का कहना है, 14% कहना है। मेरे प्यारे भाइयों, 74 तो आपको मालूम है, तो 82 आपको ये भी मालूम है कि 82.10 और 65.46%, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 16.64% आता है। यहाँ पर 16.64% आता है। आप लोगों का, बहुत सारे लोगों का आंसर सही था, मेल का लिटरेसी रेट, फीमेल का लिटरेसी रेट। अब डिफरेंस पूछ दिए तो आप गलत कर दिए, तो 16.64% आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो सीधा सीधी पता चल रहा है हमको कि 82 और 65 कितना हो रहा है, 17% हो रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर 10 है और 4 6 है, उस हिसाब से 64 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अरे ये क्वेश्चन शायद हो चुका है कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ सिख कम्युनिटीज इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो आपने शायद बताया था 1.7%। ओके, चलिए, तो फाइनली जो है इस तरीके से हमारा सेंसस का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और आप लोग सब लोग मुझे बताइए कि जो आपने सेंसस आज इस क्लास में पढ़ा है वो कैसा रहा। फर्स्ट क्लास था, तो आपको अपना फीडबैक देना है ना, कि कैसा क्लास था, जो कंटेंट आपको दिए गए वो कैसा आपको कंटेंट दिया गया, कैसा आपको पढ़ाया गया। ठीक है, पूरा रिवीजन हुआ कि नहीं हुआ, मजा आया या नहीं आया, या इससे पहले आपने क्या इस तरीके का जो है सेंसस से रिलेटेड इतना डिटेल तरीके से आपने किसी भी नोट्स में, मेरा चैलेंज है खुला, किसी नोट्स में, किसी के भी थ्योरी में इतना ज्यादा डिटेल वे में हर एक चीज आपने कहीं देखा। तो फीडबैक बहुत जरूरी है देना। क्लास आते रहेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। अब देखिए, 1 घंटा और 40 मिनट से ये क्लास हो रहा है, और 1 घंटा 40 मिनट से मैं कंटिन्यू में बोल रहा हूँ, और मुझे लगा ही नहीं कि कैसे इतना जल्दी ये समय बीत गया। ठीक है, ये क्यों हुआ, इसका रीजन था क्योंकि आप सब लोग क्लास में आए, सपोर्ट किए, अच्छे से आंसर दिए, तो मजा आया। और यहाँ पर कमेंट भी आ रहा है कि थैंक यू सर, मजा आया, बढ़िया सर, बेस्ट था सर, मजा आ गया, रिवीजन हो गया पूरा, मस्त था, थैंक यू सर, बहुत अच्छा था, एकदम किरक करेक्ट, बहुत अच्छा, 1 नंबर सर, गुड सर। टेस्ट कब तक अपलोड होगा? रात में टेस्ट अपलोड होगा। ठीक है, 5 स्टार सर, पीडीएफ क्लास से पहले अवेलेबल करवा दीजिए, ज्यादा थोड़ा पढ़ के आने में सही रहे। मैं पढ़ा था आपसे पिछली बैच में, बस थोड़ा लिखने का टाइम। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा, ऐसा कभी नहीं पढ़ा, गजब का नोट्स है, 15+ क्वेश्चन सर आपके क्लास से हो जाएंगे ना? बिल्कुल हो जाएंगे सर। सब लोग काफी खुश है, सब कुछ आता था, बट जब पीसी में क्लास ले रहा हूं तो वीडियो स्टॉप हो जाती है, ओनली वॉइस आती है। हर्षित, लगता है कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उसको मैं रेक्टिफाई कराता हूँ। ठीक है, और कल जो है 5 ईयर प्लान का क्लास होने वाला है। 5 ईयर प्लान का बहुत ही जबरदस्त क्लास होगा, कल आप रेडी रहिए 4 बजे से। ठीक है, चलिए, तो क्लास को हम समाप्त करते हैं। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अब ऑल द बेस्ट।